बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वांट समवन टू बी सपोर्टिव फंक्शन विद मी, ताकि अगर किसी का कोई मसला आता है तो मुझे पता चल सके। प्लीज रेज हैंड हु वांट टू बी co-host with me and support। ओके जी, अरसलान। चलें, अरसलान को भी कर देता हूँ। अली ख्वाजा बेटा, मैंने आपको भी कर दिया। मेक श्योर कि आप लोगों के बैकग्राउंड के ऊपर कोई शोर ना हो, ठीक है। अली ख्वाजा, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है, और अरसलान अनवर आप भी अनम्यूट हैं। अरसलान, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ऑल इज क्लियर? जी स्क्रीन सर। शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। चले, आप दोनों ने आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्रिंग इट टू माई नॉलेज, ओके? ओके। ओके सर। अच्छा जी, बेटा, कंटिन्यूइंग टू अवर लास्ट लेक्चर, हमारी बात आगे चल रही है। अरसलान, आपका रेज हैंड है। अरसलान अली, अपना रेज हैंड खत्म कर लें। ठीक है, थैंक यू। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि हमने कहा था कि जो पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स की मर्जी के बगैर अपने शेयर को बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, और इस बात का जो राइट है वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ही किया जा सकता है, और उसके बगैर इस चीज की इजाजत नहीं है। नाउ कीपिंग एंड मूविंग द सेम वर्किंग, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक पार्टनर चाहे तो वो एक सब पार्टनर डेवलप कर सकता है, जिसको कि वो अपना हिस्सा अपनी जात की हद तक ट्रांसफर कर सकता है। और ये जो हिस्सा उसने अपनी जात की हद तक ट्रांसफर किया हुआ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब उसके प्रॉफिट की, जो पार्टनर को प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे या पार्टनर्स को जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, उसमें उसका हिस्सा बन जाएगा सब पार्टनर का। लेकिन सब पार्टनर कभी भी बाकी पार्टनर्स के साथ या कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब उसी बात को हम सेक्शन 29 के अंदर जाके डिटेल से पढ़ रहे हैं। A partner may transfer his interest in the firm by the sale, mortgage or charge fully or partially। जब एक पार्टनर जो है अपना इंटरेस्ट जो है उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो वो दूसरे शख्स पार्टनर नहीं बनते। उनको हम सब पार्टनर या ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट कहते हैं। तो ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर इंटरेस्ट की राइट्स क्या क्या हैं और उसकी डिसेबिलिटीज क्या हैं। एक तो बात जी राइट्स की तरफ आएंगे, तो एक तो उसका राइट है कि वो जो भी प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को, मेन पार्टनर को, उसमें उस मेन पार्टनर ने जो अपना आधा हिस्सा, जो अपने प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा उसको बेचा हुआ है या ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया हुआ है, उतना प्रॉफिट उसको मिल जाएगा। और अगर हम फर्म डिसॉल्व करेंगे तो फर्म को डिसॉल्व करने के ऊपर जो फर्म के टोटल एसेट्स हैं उनमें भी जो हिस्सा ट्रांसफर करने वाले पार्टनर को आएगा, उसमें ट्रांसफरी को उसका हिस्सा मिल जाएगा। और जो डिसोल्यूशन तक जो भी कंपनी का नफा नुकसान है उसका भी जो हिस्सा है वो ट्रांसफरी को मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, ट्रांसफरी की डिसेबिलिटीज क्या है। वो कभी भी पार्टनर नहीं है, वो कभी भी कारोबार में डायरेक्टली तौर के ऊपर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो कभी भी उनसे पार्टनर से पार्टनरशिप के अकाउंट्स तलब नहीं कर सकता, वो पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ फर्म्स नहीं देख सकता। उसको अगर किसी भी एंट्री पे एतराज है तो वो पार्टनर्स को उस एंट्री के ऊपर क्वेश्चन या चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो फर्म को डिसॉल्व करना भी चाहे तो वो फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकता। वो एक थर्ड पार्टी है। हाँ, वो रिलेटेड पार्टी जरूर है उस पार्टनर के साथ जिसने अपना हिस्सा उसको ट्रांसफर किया हुआ है। या तो किसी को फुल पार्टनर बनाया जा सकता है या किसी को सब पार्टनर। फुल पार्टनर के लिए जरूरी क्या था, बाकी तमाम पार्टनर्स की रजामंदी होनी चाहिए, फिर ही वो फुल पार्टनर बन सकता है। लेकिन अगर बाकी तमाम पार्टनर्स की रजामंदी नहीं है या उनके नॉलेज में भी नहीं है तो बेटा ट्रांसफरी जो है वो कभी भी पार्टनर के राइट्स तक नहीं पहुंच सकेगा। वो सिर्फ इंतजार करेगा उस दिन तक का जब के जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो आएगा, और वो जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा उस प्रॉफिट के हिस्से में से वो अपना हिस्सा जो है वो ले लिया करेगा। दैट्स ऑल। ये है टोटल उसका डोमेन। सो दिस इज द डिसेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी, जो कि सब पार्टनर के नाम से हम लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ पर अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं। तेहराम, राहील और जैन ये पार्टनर्स थे TRZ एसोसिएट्स में। जैन ने म्यूचुअल कंसेंट ली तमाम पार्टनर से और उसने अपना हिस्सा जो था वो हातम को दे दिया। अब हातम ने बिजनेस की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन ये है कि बताएं
he has asked the partner to provide, उसने कहा कि वो उनको बिजनेस की फोरकास्ट प्रोवाइड करें। तो क्या ये बिजनेस की फोरकास्ट जो प्रोवाइड करने की बात कर रहा है एक नया पार्टनर, वो मांगी जा सकती है कि नहीं? अली ख्वाजा, क्या कमेंट है जी आपका इसके ऊपर? जैन ने अपना हिस्सा दे दिया और विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स दे दिया। अब जो नया बंदा आया है, क्या वो अकाउंट्स और बाकी तमाम चीजों को इंस्पेक्ट कर सकता है? हाँ सर। डिटेल से एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ सर, 2 नंबर, 1 नंबर मिलना है तुम्हें सिर्फ। नहीं, क्योंकि वो उसने अपनी कंसेंट दे दी हुई है। उसने नहीं दे दी हुई कंसेंट चाचू। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू आंसर? उसने कंसेंट किसने दे दी हुई है? एनीबॉडी एल्स इन द क्लास हु वांट टू आंसर? नलायक बच्चे। जनाब हमारा, जी बेटा, हमारा सर म्यूट क्योंकि करें। कर लिया सर। जी सर क्योंकि वो म्यूचुअल कंसेंट से आया पार्टनर्स की, इसलिए वो न्यू पार्टनर है, इसलिए वो बिल्कुल। अकाउंट्स मांग सकता है। यहाँ पर ये बात जो हमारा बता रही है, हमारा अपने आप को अनम्यूट रखना, हमारा जो बात कर रही हैं बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि आपको ये बात समझनी है, अगर एक पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आए तो फिर कोई बंदिश नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो पार्टनर जो है वो फुल पार्टनर के तौर पे आता है और वो किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी मांग सकता है, वो कुछ भी देख सकता है। और जब हमारे पास एक पार्टनर बाकी तमाम पार्टनर्स की मर्जी से आ रहा है तो फिर कोई तंगी नहीं है। तंगी सिर्फ उसी वक्त है जिस वक्त हम ये बात करके चलेंगे कि जनाब सब पार्टनर बाकी पार्टनर्स की मर्जी के बगैर आया। ठीक होगी बात जी? हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? पढ़ना शुरू करो अगर आपके पास बुक है। जी सर, ये आपकी फाइल से पढ़े थे। पढ़ो। समीर, फौजिया एंड तलत पता सौलत। नहीं क्या गया, Solat are the partners in a firm. Fozia transferred her interest in the firm absolutely to her son Adil in the light आदिल। of Praveen of Sir आदिल। तुम्हें लड़कों के नाम Adil. नहीं आते? सौलत, आदिल। हाँ। जी सर। In the light of the provision of the Partnership Act 1932, would Adil be considered as a new partner in the firm? Also described. सर नहीं, यहाँ नहीं कर सकता वो। अच्छा अब देखो, मैं क्यों तुम्हें कहा या मैंने क्यों किसी स्टूडेंट से कहा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना तो मैं अपने दिमाग में पहले उसका ताना बाना बुनना शुरू करो। हमने क्या कहा, 3 लोग हैं, उनमें से एक फौजिया है, फौजिया अपना हिस्सा जो है वो अपने बेटे को दे रही है, बाकी Without लोगों को नहीं consent. पता। ठीक है, विदाउट कंसेंट। दिमाग में फौरन आना चाहिए कि सर ने बताया था कि विद कंसेंट होगा तो फुल पार्टनर है, विदाउट कंसेंट होगा तो सब पार्टनर है। अब वो क्या कहता है, कहता सब पार्टनर के राइट्स बताओ, रिस्ट्रिक्शन बताओ। ये तो वो क्वेश्चन ही जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, वहां पर राइट्स भी दिए हुए थे और वहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी बताई हुई थी। एम आई राइट जी? बात समझ आ रही है? तो हमने इसका मतलब यह कि वो थ्योरी की जो बात थी वो हमने रिपीट कर दे रही है, तो देयर इज नथिंग जो कि हमें मूव कर सके। अगला जी, क्वेश्चन नंबर 107 पढ़ो। Makbul, Rufi, and Sham are the partners in the Zishan Builders, a firm engaged in the business of constructing industrial and residential products in Balochistan. Sham is also the owner of the cottage industry in Quetta. Sham has obtained a long-term loan from for his cottage industry for the Dostana Bank जी, Limited दोस्ताना बैंक लिमिटेड। by by transferring his interest to ZB to bank by the way of the mortgage. तो अब Under the यहाँ तक क्या provision बात of समझ आई? अब यहाँ तक ये बात sir, समझ आई कि हम sir, जो हमारे पास शाम है वो एक कंपनी है जिशान बिल्डर्स, उसके अंदर वो पार्टनर है। और फिर उसने क्या कहा, उसने जिशान बिल्डर्स के अलावा उसका अपना भी कारोबार है personal कोयटा में, और उसने जिशान बिल्डर्स में जो अपना हिस्सा था वो उसने ट्रांसफर किया है एज अ मॉर्गेज, किसको? बैंक को। अब बताएं कि उस बैंक के पास क्या राइट्स हैं और क्या डिसेबिलिटीज हैं दोस्ताना बैंक के पास? जनाब, क्या दोस्ताना बैंक, पहला क्वेश्चन, अब पार्टनर है कि सब पार्टनर है? सर यहाँ सब पार्टनर हैं, यहाँ क्योंकि पे उसने सब कहीं भी नहीं पार्टनर है। कहीं भी नहीं डिस्कस किया कि उसने ली हुई है कौन से। जी। अब अगर वो सब पार्टनर है तो फिर इस बैंक के राइट्स और डिसेबिलिटीज कौन सी होंगी? वही जो पिछले क्वेश्चन में लिखी हैं और वही जो हम पीछे पढ़ के हैं। एम आई राइट? यस सर। सो दिस इज आवर टिपिकल क्वेश्चन, जिसको मैं आपके साथ बात करते हुए कहता हूँ सिनेरियो। ये सिनेरियो क्वेश्चन है, ये कोई केस लॉ नहीं है, ये सिनेरियो क्वेश्चन है। एक सिनेरियो दिया गया है,
उस सिनेरियो में आपने ये डिसाइड जरूर किया है कि ये पार्टनर है या सब पार्टनर है। अगर आपको पता चल गया कि ये सब पार्टनर है तो फिर बेटा इसकी बात आगे खत्म हो गई। आगे हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें सब पार्टनर के राइट्स और हमें सब पार्टनर की डिसेबिलिटीज आती हैं। ओके जी, Yes, sir. चलो थैंक यू। मैं यहाँ से बात आगे लेके चलता हूँ जी। माइनर के ऊपर अब हम बात लेके आ रहे हैं। हमने सब पार्टनर्स की डिस्कशन कर ली। जनाब, माइनर साहब कौन है? माइनर साहब वो थे जिनको के हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि उन्होंने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं की। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या थी? हम पढ़ के आए थे कि एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल थी। और अगर कभी हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत है तो फिर उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी 21 साल थी। तो अब हम उस माइनर का रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं इन द पार्टनरशिप। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर और पार्टनरशिप का क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर 3 नंबर इसलिए आने होते हैं कि ये पार्टनरशिप एक्ट में भी दिया हुआ है और एट द सेम टाइम यही आर्टिकल जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मौजूद है। इसलिए बेटा इसको आपने निग्लेक्ट नहीं करके चलना। कहते जनाब, जो कि माइनर इज नॉट कैपेबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो माइनर के साथ आप पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि एक मेजर और एक माइनर दो लोग मिलकर पार्टनरशिप नहीं बना सकते। हाँ, आप माइनर को एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स, एज अ पार्टनर फॉर द प्रॉफिट्स ले सकते हैं। ये सब बात हम पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि माइनर के साथ नई पार्टनरशिप क्रिएट नहीं की जा सकती। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम माइनर को एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर जरूर ले सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि हमें क्या काम करना है, हमें कैसे इसको देखना है। एनालिसिस ऑफ द प्रोविजंस को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। बिफोर एडमिशन ऑफ माइनर देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पार्टनरशिप। हमने पहली बात सीख ली कि पार्टनरशिप अगर होगी, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होगी, तो उसी के अंदर हम माइनर को पार्टनर लेके आ सकते हैं। दूसरी बात, पार्टनर को तमाम पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है। और तीसरी बात, हम पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ माइनर को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम माइनर के साथ नई पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। हम माइनर के साथ पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते अगर कोई भी पार्टनर हमारे तमाम पार्टनर्स में उस पर डिसएग्री है और माइनर जो है वो फुल पार्टनर नहीं होता, वो सिर्फ पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स होता है। पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर द अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी। अभी माइनर चूंकि बच्चा है, अभी वो माइनर है। और हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जी बेटा अरसलान। अरसलान, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही जी। वालेकुम अस्सलाम अरसलान। सर ये जो आपने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट से वो फुल पार्टनर हो जाता है, नहीं, तो मैंने सर वो कभी नहीं कहा 105 मैंने कभी नहीं कहा मैंने कभी नहीं कहा फुल पार्टनर रहता। मैंने ये कहा कि अगर एक माइनर को पार्टनरशिप में लेकर आना है तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। मैंने ये कहा है। नहीं सर, मैं एग्जांपल 105 का कह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे ना कि सब पार्टनर जब बनाता है वो, अगर वो दूसरे पार्टनर की भी कंसेंट लेकर अगर बनाए तो वो फिर उसके पास फुल पार्टनर के राइट होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर वो तमाम पार्टनर्स उसके ऊपर रजामंद हों तो फिर तीसरे के साथ चौथा पार्टनर हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर इधर वो उसी एग्जांपल में सर वो 105 के आंसर में वो ये चीज नहीं लिखता, वो फिर वही बात करता है कि वो एंटाइटल नहीं है कि वो अकाउंट उससे मांगे। इसलिए कि सर वो ये बाकी यहाँ क्यों ऐसे लिखा है? अच्छा, a transfer by partner of interest in firm does not entitle Hasham to interfere in the conduct of the business or to require the accounts or to inspect the books of firm, but entitles Hasham only to receive the share of profit of Zain and Hatam shall accept for it. हमें देखना पड़ेगा भाईजान, आपने अगर ये तहरीम राहील एंड जैन आर पार्टनर्स, जैन आफ्टर obtaining mutual consent of all partners transferred his share of interest to Hatam. Hatam now want to discuss, ये गलत लिखा हुआ है, that's the wrong thing, क्योंकि वो तमाम लोगों की कंसेंट के साथ आया है और तमाम पार्टनर्स की मर्जी के साथ आया है, तो यहाँ पर वो फुल पार्टनर है। तो ये इसने जवाब इसका गलत लिखा हुआ है। ये उसी वक्त हो सकता था अगर हम ये कहते कि हातम जो है उसने जो अपना शेयर ट्रांसफर किया और वो ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी पार्टनर्स को नहीं पता था और यहाँ पर वो तमाम पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर आया था। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग, दैट्स गुड। अच्छा जनाब, पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी।
पहला, जब माइनर बच्चा है, अभी माइनर ही था और वो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एंटर हो गया है, तो हमने देखना ये है कि उसकी क्या पोजीशन है, उसके राइट्स क्या हैं। जनाब, उसका राइट है कि वो जो भी नफा फर्म का आएगा, उस नफे को, जो शराकतदारी का फार्मूला है उसके मुताबिक उसको वो नफा मिलना चाहिए। उसका राइट है कि वो कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको देख सकता है, लेकिन वो कंपनी की सीक्रेट बुक्स नहीं देख सकता। ये सीक्रेट बुक्स क्या होती हैं? देखिए, एक तो है कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद क्या है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जहां पर लेजर मेंटेन है, डेबिट है, क्रेडिट है, क्या रिसीवेबल, क्या पेबल, जो आपको जुनैद साहब ने बनानी सिखाई, अभी आप सीख रहे हैं मैम सादिया के साथ। लेकिन कुछ हम इसे कहते हैं बुक्स ऑफ, एक तो अकाउंट्स है, एक हम इसे कहते हैं सीक्रेट बुक्स या बुक्स ऑफ फर्म। बुक्स ऑफ फर्म ये होते हैं कि मेरे सप्लायर कौन है, मेरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेसिपी है तो वो रेसिपी का फार्मूला क्या है, मेरी प्राइसिंग की स्ट्रेटजी क्या है, मेरी एचआर की पॉलिसीज क्या है, वो इसको नहीं देख सकता। इसलिए नहीं देख सकता कि वो बच्चा है, वो बच्चा, उसको अकल नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है, वो ऐसे ही गलती ना करे और वो सीक्रेट्स किसी से बिजनेस से बाहर शेयर ना कर दे। इसलिए माइनर के ऊपर एक कदगन है कि वो अकाउंट्स तो देख सकता है क्योंकि उसने नफे में शराकतदारी करनी है, लेकिन कारोबार के सीक्रेट्स और कारोबार की सीक्रेट की डिटेल्स को वो एग्जामिन करने का हक नहीं रखता, क्योंकि माइनर के ऊपर कभी भी लायबिलिटी आनी ही नहीं, तो इसलिए माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। माइनर की लायबिलिटीज के ऊपर कहता है कि माइनर कभी पर्सनल लायबल नहीं होगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी लायबल नहीं होगी, उसकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, जो उसने पार्टनरशिप के अंदर अपना पैसा सरमाया जो डाला हुआ है उसकी हद तक तो वो लायबल है, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं है। वो घर से अपनी जायदादों को बेचकर फर्म की लायबिलिटीज के लिए कुछ नहीं करेगा। जो उसने प्रॉफिट कमाया है या जो उसका कैपिटल है वो उसकी एक्सटेंट की हद तक तो लायबल है फर्म के लिए, लेकिन इससे बाहर नहीं। डिसेबिलिटी क्या है? माइनर फुल पार्टनर नहीं होता। माइनर जो है वो पार्टनर्स के ऊपर नो स्यू अगेंस्ट पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट डिसकंटिन्यूशन। हाँ, अगर माइनर ने किसी भी वजह पर बाकी पार्टनर से कोई झगड़ा कर लिया है तो वो फर्म के ऊपर या बाकी पार्टनर्स पर केस नहीं कर सकता। केस करने का तरीकाकार क्या है कि वो नोटिस देगा कि आई एम नो मोर योर पार्टनर, और जब वो पार्टनरशिप छोड़ देगा उसके बाद वो फर्म पर केस कर सकता है। रीजन ये है कि अगर वो पार्टनरशिप में रहते हुए पार्टनर्स पर या फर्म पर केस करेगा तो सारे पार्टनर्स उसके दुश्मन बन जाएंगे। वो बच्चा है, वो उसको उस वक्त तो राम कर लेंगे और बाद में उसका हिस्सा जो है या बाद में उसका जो भी बेनिफिट है उसको हड़प कर जाएंगे। तो इसलिए हमने पार्टनरशिप में पार्टनर को, जो कि माइनर है, ये कहा कि जब तक तुम सलूक से रह रहे हो रहो, और अगर तुम्हें कभी ये एहसास होता है कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि तुम पार्टनरशिप छोड़ दो और छोड़ के इनके ऊपर केस कर लो। पार्टनर जो है वो फर्म की बुक्स देख सकता है, लेकिन फर्म के अकाउंट्स देख सकता है, लेकिन फर्म की सीक्रेट बुक्स नहीं देख सकता। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी। अब क्या हुआ? अब उसने मेजोरिटी अटेन कर ली, अब वो मेजर हो गया, अब वो 18 साल या 21 साल टू अकॉर्डिंग टू द लॉ सब्जेक्ट टू हिम, उसने वो उम्र उस स्टेज तक पहुंच गया। ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी माइनर को 6 महीनों के अंदर डिसाइड करना है। जब उसको मेजोरिटी हो गई तो उसको 6 महीनों में डिसाइड करना है कि क्या उसने पार्टनरशिप में रहना है या पार्टनरशिप छोड़ देनी है। ये 6 महीने का वक्त कब से शुरू होता है? जब से वो माइनर से मेजर हो गया, या अगर उसको पता ही नहीं था कि वो मेजर हो चुका हुआ है तो फिर जब ये बात उसकी नॉलेज में आई। इनमें से जो भी पीरियड देर से होगा वो हमारे लिए 6 महीने होगा। हो सकता है माइनर को अपनी उम्र का पता ही ना हो, उसने उसका ख्याल था कि वो भी 17 साल का है, माइनर था ना, बच्चा था, लेकिन वो तो 18 साल का हो चुका हुआ था। और जब वो 17.5 साल का उसके मुताबिक हुआ, उस वक्त तक वो 18.5 साल का हो चुका हुआ था। यहाँ पर हम उसे कहें कि जनाब आपने हमें बताया ही नहीं, 6 माह गुजर गए, ऐसी कोई स्टोरी नहीं। या तो जब तक माइनर को पता नहीं चलता कि वो मेजर हो चुका हुआ है, और अगर उसको पता है तो उस दिन से 6 माह के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना है कि क्या उसने फर्म के साथ रहना है कि उसने फर्म को छोड़ देना है। अब करेगा क्या? वो इन 6 महीनों के अंदर पब्लिक नोटिस देगा कि क्या वो फर्म के साथ रहेगा या फर्म के साथ पार्टनर नहीं रहेगा। और याद रखें, अगर उसने 6 महीनों में पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो फर्म के साथ कंटिन्यू करना चाह रहा है। तो उसको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्म के साथ कंटिन्यू करना है तो वो ना भी नोटिस दे गुजारा हो जाएगा,
लेकिन अगर उसने फर्म के साथ कंटिन्यू नहीं करना तो फिर उसको 6 माह के अंदर अंदर नोटिस देना मस्ट है। सेलिना एक माइनर है, पार्टनरशिप में एंटर हुई और उस फर्म के अंदर एंजेलिना, जेनिफर, जूलिया 3 पार्टनर्स पहले से थे। 6 माह गुजर गए, उसको अपनी मेजॉरिटी के सेलिना ने पब्लिक नोटिस दिया कि अब वो पार्टनर बनना चाहती है, जबकि जूलिया और जेनिफर ने रिफ्यूज कर दिया कि तुम पार्टनर नहीं बन सकती। भाईजान, यहाँ पर ऑप्शन जूलिया के पास या जेनिफर के पास नहीं है, ये ऑफर या ये ऑप्शन हमारे माइनर पार्टनर के पास है। माइनर पार्टनर डिसाइड करना है। अगर वो कहे कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं तो पार्टनर्स रिफ्यूज नहीं कर सकते, और अगर वो छोड़ना चाहे तो पार्टनर्स उसको जबरदस्ती पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास केस आगे दिया हुआ है, ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, डी को एडमिट किया, डी एक माइनर है, म्यूचुअली तौर पे उन्होंने एग्री करके उसको बेनिफिट्स के लिए एग्री कर दिया। 6 मार्च को डी ने अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली और उसको पता था कि वो he became aware of the fact that he has been admitted to the benefits on so of the firm on 16 अगस्त 2017 अनडिसाइडेड। अब उसको ये नहीं पता कि उसने प्रेफर करना है कि वो फर्म को ज्वाइन करे या क्या करे, तो वो अभी इसी मसखसे में था। 27 फरवरी को फर्म के अंदर एक ह्यूज लॉस होता है और तमाम के तमाम लॉसेस की वजह से सबके कैपिटल जो है वो 40% उड़ जाते हैं। अब ये बताएं कि डी के क्या पोजीशन होगी। अब देखें कि एक हमारे पास मार्च है, एक हमारे पास अगस्त है और एक हमारे पास 8 फरवरी है। देखिए जनाब, चूंकि डी को पता चला कि वो पार्टनर बन चुका हुआ है, डी को पता चला 6 मार्च को उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली थी, लेकिन 16 अगस्त को कब 16 अगस्त को जाकर उसको पता चला कि वो तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी पार्टनर है, तो हम उसको 6 माह का मुद्दत कहां से देंगे, 16 अगस्त से। अब 16 अगस्त से लेकर अगर हम 6 माह लेके चलते हैं तो वो बनते हैं 16 फरवरी, और उसको 16 फरवरी तक बताना है कि क्या वो फर्म के साथ रहेगा कि फर्म के साथ नहीं रहेगा। अगर उसने फर्म के साथ नहीं रहना तो पब्लिक नोटिस देना है। अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया तो ठीक है, 16 फरवरी से पहले पहले, और अगर उसने पब्लिक नोटिस ना दिया तो बाय डिफॉल्ट वो पार्टनर बन जाएगा और फुल पार्टनर बन जाएगा, और जो 27 फरवरी का लॉस हुआ है उसमें उसका भी कैपिटल उड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बताता कि मैंने पार्टनरशिप छोड़नी है तो वो ऑटोमेटिकली फुल पार्टनर बन जाएगा। अब हमने कहा कि उसको 6 माह मिलेंगे और उस 6 माह में वो डिसाइड करेगा कि उसने फर्म के साथ पार्टनर रहना है कि नहीं रहना। अगर अब इसका मतलब 2 डिसीजन हो गए, मैंने फर्म के साथ पार्टनर रहना है, या डिसीजन हो गया कि मैंने फर्म के साथ पार्टनर नहीं रहना। अगर वो ये डिसीजन करता है कि मैंने फर्म के साथ पार्टनर रहना है तो फिर क्या होगा, तो अब कहता है द फॉलोइंग होल्ड्स, उसकी अब हर वो काम जो कि फर्म के साथ उसने शुरू से लेकर आज तक किया हुआ है, इवन के एज ऑफ मिनॉरिटी का भी किया हुआ है, आज वो पर्सनली उसके लिए भी लायबल हो गया है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि जनाब ये तो लायबिलिटी आपकी मेरे मेजर होने से पहले की है, अगर तुम मेजर होके फर्म के साथ पार्टनर बन गए हो तो कोई भी लायबिलिटी जो तुम्हारी एज ऑफ मिनॉरिटी की थी अगर वो भी आज अक्रू होती है, अगर उसकी वजह से भी आज कोई नुकसान होता है तो तुम अब उसके भी लायबल हो। उसका शेयर वही रहेगा जो उसका शेयर फर्म के अंदर जब वो माइनर था उस वक्त था, सेम शेयर विल कंटिन्यू। अहम बात क्या है, जब से वो माइनर के तौर पे पार्टनर था, अब जब वो मेजर होकर उसने फर्म के साथ अपने आप को कंटिन्यू किया है तो उसकी लायबिलिटी वो माइनॉरिटी के दौर का भी कोई एग्रीमेंट है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, ये बात याद रखनी है आप। ऐसे ही अगर वो कहता है मैंने पार्टनर नहीं रहना तो 6 माह के अंदर अंदर वो पब्लिक नोटिस दे देगा। जब वो पब्लिक नोटिस दे देगा तो फिर उसकी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लायबिलिटी नहीं होगी और वो फर्म के पार्टनर्स के ऊपर सू कर सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा या मेरा प्रॉफिट दिया जाए। सो ये है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ऑप्शन, वो लीव भी कर सकता है 6 मंथ्स के अंदर और वो कंटिन्यू भी कर सकता है। हमें सिनेरियो का क्वेश्चन आया हुआ है, उसने कहा बताएं कि पार्टनर है और उसके पास पार्टनरशिप की पोजीशन क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बेटा होमवर्क के तौर पे छोड़ा जा रहा हूँ, राइट्स और लायबिलिटीज पढ़ाए हैं आपको, आप इनको बड़े आराम से देख सकते हैं, राइट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और लिमिटेशंस क्या है। सिमिलरली ऐसा ही अगला क्वेश्चन आ गया 6 जून, कहता जी हमारे पास एक वसीम अहमद और सलमान दोस्त हैं, उनकी फर्म थी पार्टनरशिप की, सलमान की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। वसीम और अहमद ने कहा कि वो सलमान के माइनर बेटे को अपना पार्टनर बना लेते हैं, नुमान को।
उन्होंने उसको पार्टनर बना लिया, अब वो हमारे साथ पार्टनर चल रहा है। 6 जून को उसको पता चला, उसकी वो मेजोरिटी में आ गया, लेकिन उसको इस बात का कि मैं पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हूँ कब पता चला? 16 जुलाई को। अगर 16 जुलाई को पता चला तो फिर 16 जुलाई से 6 माह ऐड कर लें तो वो उस वक्त तक यानी कि 6 जनवरी तक वो लायबल है। अब क्या हुआ, 10 तारीख को जाकर, ये वही जिस तरह का केस है पीछे, अगर 10 तारीख को जाकर फायर होती है, अगर तो उसने 1 जनवरी तक बता दिया, उसके पास 16 जनवरी तक का टाइम था, अगर वो 16 जनवरी तक का टाइम है, इसमें बता सकता है ही वांट टू कंटिन्यू और ही डोंट वांट टू कंटिन्यू। और अगर उसने ना बताया होगा तो वो फर्म का लॉस बेयर करेगा, और अगर बता देगा तो फर्म का लॉस बेयर नहीं करेगा। यहाँ पे कहता है जनाब ये देखिएगा 15 जनवरी तक का कहता है उसके पास टाइम है, चूंकि 10 जनवरी को ये लॉस हुआ है। व्हेन द फर्म सफर्ड हैवी लॉस, नुमान का स्टेटस ये था कि अभी तक डिटरमिन नहीं हुआ था, तो कहता है नुमान जो है अभी वो 1 लाख के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए उसके पास 6 महीने का टाइम है, 15 जनवरी तक का भी टाइम है। पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि ये क्या बात हुई, तुमने हमें बताया नहीं था, 10 जनवरी को लॉस हो गया, अब पैसे पूरे करके जाओ, अब तो तुम बड़े हो। नहीं भाई, 6 माह तक वो छोटा ही है, 6 माह तक वो बाइनरी है, उसको हमने एक ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। हाँ, अगर उसने ये एडमिट कर लिया कि मैं पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, फिर वो ये लॉस पूरा करके देगा। लेकिन अगर उसने कहा कि मैं पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता हूँ, तो बेटा फिर वो ये लॉस बेयर नहीं करेगा। अब यहाँ पे कहता है जनाब कुछ हमें उसने डेफिनेशन पूछ ली है कि डिस्क्राइब लायबिलिटी बताएं अगर फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, मिस एप्लीकेशन। ये हम सब बातें पढ़ के आए हैं। हर पार्टनर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइंटली और सिवियरली लायबल है। अगर वो रॉन्ग डूइंग करेगा तो फर्म को वो जो है वो इसके लिए रिम्बर्स करेगा, तावक्त के फर्म उसके उस एक्ट को जो है वो रेटिफाई ना कर ले। अगर उसने पैसों को मिस अप्रोप्रिएट किया थर्ड पार्टी के बिहाफ के ऊपर, तो वो बाकी अपने पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबल है, लेकिन थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म जो होगी लायबल होगी, प्रोवाइडेड कि बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होना चाहिए। व्हाट आर दी इम्प्लाइड अथॉरिटीज, तो हमने पढ़ा हुआ है कि इम्प्लाइड अथॉरिटीज कौन सी हैं और कौन सी अथॉरिटीज इम्प्लाइड नहीं है। ये वही सेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। होल्डिंग का डॉक्ट्राइन क्या है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, वही सेम क्वेश्चन आ गया। पार्टनर्स के एक्ट की लायबिलिटी जनाब, ये क्वेश्चन हम केस लॉ टाइप है। मेहर आबद और रानी एंड अजरा फर्म में पार्टनर्स हैं, आबद एसोसिएट में। ये टाउन प्लानर्स की फर्म है। बारी बिल्डर्स जो है वो आबद एसोसिएट को गुड्स सप्लाई करते हैं क्रेडिट पर। आबद की डेथ हो गई 5 जनवरी को। मेहर रानी अजरा ने कहा कि हम पुराने ही नाम से कारोबार करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोगों को आबद साहब की डेथ का नोटिस नहीं दिया। इंसॉल्वेंसी की वजह से उनका डिफॉल्ट हो गया, और जब पता चला बारी डेवलपर को कि आबद की डेथ हो चुकी हुई है, तो उस वक्त उसने फिर जब सूट फाइल किया तो उसने आबद के, जाहिर सी बात है, ही फाइल द सूट फॉर रिकवरी ऑफ बैलेंस सिवियरली अगेंस्ट आबद, उसने उसमें आबद को भी जिम्मेदार बनाया। अब बताएं कंपनी की पोजीशन क्या है, तो हमने कहा था कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो या उसके लीगल हायर्स, अगर वो एडमिट नहीं होके चलते, कंसेंट नहीं रखते, तो वो लायबल नहीं होके चलते। तो कहता जनाब यहाँ पर फर्म चलती रही, उसी के नाम से चलती रही। उसके बाद द कंटिन्यूड यूज ऑफ द नेम और ऑफ द डिसीज नेम्स एज अ पार्ट शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल स्टेट। तो हमने यही डिसाइड करना था कि उसकी जो लीगल स्टेट है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम ये बात पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो जो उसने वहां पर सूट फाइल किया हुआ है, उस सूट फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वही पैसे देंगे। आबद साहब की जो स्टेट है, आबद की जो वेल्थ है, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ जनाब, पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज क्या हैं, पार्टनर्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटीज की और माइनर, तो ये वही सारे के सारी जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या हैं, जस्टिफाइड और फेथफुली पढ़ क्या है, जनरल ड्यूटीज भी और एट द सेम टाइम क्वालिफाइड ड्यूटीज भी। कौन कौन सी चीजें जो है वो आर्बिट्रेशन में नहीं आती, हम पढ़ के आए हैं। और माइनर ने जो क्या राइट है बिफोर द अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी, वो भी हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आ गया। असगर, बाबर एंड करीम वो एग्रीकल्चर का कारोबार कर रहे थे। दे हैव एग्रीड कि वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा 4:3:2 में तकसीम करेंगे, और करीम लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप कहता बताएं। असगर जो कि प्रोक्योरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिट है, उसने कहा कि सीड्स और पेस्टिसाइड्स वो जुबैर एसोसिएट से खरीदेगा, जो कि क्रॉप की प्रोडक्ट का सप्लायर है।
as the seed and pesticide offered by him are of good quality and reasonable, जबकि बाबर जो है वो इस बात के ऊपर एग्री नहीं करा। बेटा जब भी पार्टनर्स के अंदर कोई इख्तलाफ होगा तो उसका तरीकाकार क्या ये है कि असगर अकेला अब ये डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि बाबर ने इख्तलाफ कर दिया है और अब हमें मिलकर विद मेजॉरिटी ये फैसला करना है। अब असगर, बाबर और करीम ये सब मिलके बैठेंगे क्योंकि बाबर ने एतराज कर दिया। करीम और असगर अगर दो कहते हैं कि आपने ले लो तो फिर ले लेंगे, और अगर करीम कहते हैं कि बाबर के साथ मिल जाता है कि मत लो, तो फिर असगर साहब इससे परचेज नहीं कर सकते। फरवरी 2017 में कंपनी को लॉस हुआ। लॉस की वजह से पार्टनरशिप फारग हो गई और बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर केस कर दिया। तो भाईजान क्या कहता है, चूंकि केस हो गया, पार्टनरशिप फारग हो गई, तो उनका कैपिटल पहले इस्तेमाल होगा। कैपिटल पूरा नहीं होता तो ये तीनों बंदे जो हैं, ये तीनों बंदे यहाँ पर जो हैं उनको पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से घरों से पैसे ला के देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि करीम लॉसेस में जिम्मेदार नहीं था तो वो दुनिया के लिए तो लायबल है, लेकिन वो अपना वो हिस्सा जो दुनिया की वजह से उसको पे करना पड़ गया वो असगर और बाबर से वापस लेने का हक रखता है। मैं बारहा कह चुका हूं कि पार्टनर्स नॉट फॉर प्रॉफिट ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, पार्टनर नॉट फॉर लॉसेस ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। दुनिया के लिए हर पार्टनर इक्वली लायबल है और जब भी डिफॉल्ट होगा तो तमाम पार्टनर्स को दुनिया का लॉस पूरा करना पड़ेगा। हाँ, चूंकि करीम लॉसेस का पार्टनर नहीं था लेकिन उसको कोर्ट में पैसे जमा कराने पड़ गए उन क्रेडिटर्स की मद में, तो वो इस बात का राइट रखता है कि वो असगर और बाबर से अपने वो जमा करवाए हुए पैसे वापस दे सके। हाँ, 2014 माजिद और इबाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया सेल का और व्हीकल्स की रिपेयर का। नाम रखा एम मोटर्स। माजिद ने एक व्हीकल बेची विच केम फॉर रिपेयर टू जाहद फॉर 10 मिलियन। जाहद ऑन फाइंडिंग के माजिद डिड नॉट हैव द लीगल टाइटल ऑफ द कार सूड MEM। माजिद ने एक व्हीकल बेच दी। हमारे पास तो राइट सिर्फ रिपेयर की हद तक का था। उसने माजिद ने कैसे मूव कर दी। तो भाईजान अगर माजिद कोई ऐसा काम करेगा जो कंपनी का ऑर्डरली बिजनेस नहीं था तो वो पर्सनली लायबल होगा, और यही वो कहता है। एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन इन द यूजुअल वे, ये बिजनेस के लिए बाइंडिंग जरूर होता है, लेकिन अगर कोई यूजुअल वे में ना हो तो फिर ये जो काम होगा इसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी, और जो भी लॉस या जो भी कोई चीज होगी वो इंडिविजुअल जो है उसको बेयर करेगा। Further, in case loss is sustained by third party, it will be liable even for wrongful act of Majal. Therefore, Zahat can recover the amount from MEM on any of the partners. क्योंकि हमें यहाँ पर एक बात को तय करके चलना है, कंफ्यूज नहीं होना। व्हीकल्स को वो बेच सकते थे, व्हीकल्स को रिपेयर कर सकते थे। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि चूंकि वो व्हीकल को बेच सकता है, व्हीकल को रिपेयर कर सकता है, ये उसका नॉर्मल कारोबार है। अगर नॉर्मल कारोबार में कोई शख्स गलत काम करेगा तो वो फर्म को बाइंड कर जाएगा, फर्म को वो नुकसान पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जो फर्म का नुकसान है वो उस शख्स से पूरा किया जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अमेंड करके ये कहूं कि हम सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स की रिपेयर कर सकते थे और फिर कोई रिपेयर व्हीकल को बेच देता है, तो यहाँ पर वो उस शख्स का जाती मसला है, फर्म लायबल नहीं होगी क्योंकि ये फर्म का यूजुअल कारोबार नहीं था। इस बात को ज़हन में रखें। रिस्ट्रिक्शन जनाब पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी की के साकिब और अबरार एक पार्टनर है ट्रेडिंग फर्म में। एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है। नो पार्टनर शैल हैव अथॉरिटी टू बाय और सेल द गुड्स, और लिमिट क्या है 20,000 की है। उसके बाद कहता है जनाब इस बात का पता नहीं था और वाजिद ने 45,000 रुपए की चीजें साकब को बेच दी। अब क्या होगा भाईजान, चूंकि ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी से बाहर आपने काम किया है तो जो भी नुकसान होगा वो फर्म का पूरा करना पड़ेगा, और फर्म का नुकसान अगर कोई छोड़ना चाहे तो वो आपका पार्टनर है जो कि आप एक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करता तो आप फर्म का लॉस आपको जिम्मेदारी पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। सहर और सारम लॉयर्स हैं पार्टनरशिप में। उन्होंने कंपनी के मुताबिक कहता जी उनका नाम SS एसोसिएट है। नौरीन SS के पास कही कि उसका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। हाउएवर आफ्टर सेइंग सारम कैपेबिलिटीज, नौरीन ने 2.5 लाख दिया सारम को कि इन्वेस्टमेंट कर ले। अब भाईजान हम प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं, तुमने 2.5 लाख सारम को दे दिया, ये मेरा कसूर नहीं है, ये तुमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर सारम के साथ कोई मुआहदा किया है। तो अगर 2.5 लाख रुपया वो लेके भाग गया तो तुम जानो और सारम जाने हम लायबल नहीं है, फर्म लायबल नहीं है। फर्म कब लायबल है? जब ऑर्डिनरी बिजनेस होगा। तो यही बात उसने यहाँ पर मानी है कि फर्म लायबल नहीं है।
फैजान और मेहरान फर्म में पार्टनर हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स 1 लाख से ऊपर की चीज नहीं खरीद सकता, बेच सकता। फिर क्या हुआ, इमरजेंसी हुई और एकदम चीजों की प्राइसें गिरनी शुरू हुई। हमारे पास पेरिशेबल स्टॉक था। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से पूछे बगैर फर्म को बचाने के लिए, फर्म के नुकसान को रिड्यूस करने के लिए चीजें 9.5 लाख की बेच दी। अब बताएं कि ये गलत किया? कहता जनाब ये कतन गलत नहीं किया। इमरजेंसी के हालात में पार्टनर के पास राइट है कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है। हाँ, माइनर, ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। बताएं मुनीर के राइट्स क्या हैं और उसकी लायबिलिटीज क्या हैं। तो भाईजान माइनर की राइट्स क्या हैं और माइनर की लायबिलिटीज क्या हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे। सो माइनर के राइट्स और लायबिलिटीज वही सेम क्वेश्चन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिस्ट्रिक्शंस जनाब इम्प्लाइड अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या काम हमारे पास नहीं है, तो वहां पे तो 8-9 दिए हुए हैं। यहाँ पे सर उसने 4 मांगे हैं, उनमें 8-9 में से कोई से 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा। Liabilities of the partner and the firm। नोमी, सुल्तान एंड बहराम उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पार्टनरशिप बनाएंगे और पार्टनरशिप के अंदर वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाएंगे। उन्होंने ये पार्टनरशिप 2015 जैन में बनाई। मार्च में बहराम ने 1 लाख रुपया पार्टनरशिप के बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया ताकि कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सके। ही इन्फॉर्म द बैंक कि ये जो पैसा है ये डिपार्टमेंटल स्टोर का कैश काउंटर बनाने के लिए है। हाउएवर उसने इस पैसे को अपनी बेगम को साथ लिया और दुबई की ट्रिप करके वापस आ गया। अब बताएं कि नोमी, सुल्तान और बहरैम के राइट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। देखें जनाब, जहां तक तो उसने जहां तक कहता है बहराम की बात है, बहराम ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड की है, पैसों को मिस अप्रोप्रिएट किया है। नोमी और सुल्तान कैन नॉट रिपोर्टेड बहराम ट्रांजैक्शन विद द बैंक। जहां तक पैसा है बैंक से लेने के लिए, तो हमने कहा था कि बोरो ऑफ मनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आती है और उसने पैसा फर्म के नाम पर फर्म के पर्पस के लिए बोरो किया था। बैंक का कोई कसूर नहीं है, लायबिलिटी हमारी जेन्युइन बन गई। लेकिन ये पैसा जब उसके पास आया तो उसने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वजह से लॉस क्रिएट किया। ये पैसा बैंक को तीनों पार्टनर्स को मिलकर देना पड़ेगा। रहा वो खबीस जो कि बेगम के साथ बाहर चला गया, दुबई चला गया, जो उसने वो पैसे का नुकसान किया है, जो उसने फर्म को नुकसान पहुंचाया है, बाकी पार्टनर्स के पास राइट है कि वो उससे इस नुकसान का खुमियाजा भुगतने के लिए अपनी हर किस्म की लीगल रेमेडीज जो है वो ले सकते हैं। तो जनाब ये है हमारा आज का चैप्टर जो कि यहाँ पे एंड होता है। हाउस इज ओपन। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज जो इस चैप्टर से आपको तंग कर रही है आप पूछ सकते हैं। बेटा पार्टनरशिप एक्ट 10 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आना है, इसको पी जाना है। अंग्रेजी है, सुनो गपशप की अंग्रेजी है, मुश्किल बात नहीं है, आसान बात की हुई है। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। एनी क्वेश्चन, हाउस इज योर्स। मैं भी परेशान था कि हरल साहब काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। जनाब हरल, सर एक एग्जांपल है 32 सर, उसको वो उसकी नहीं समझ लग रही, वो कराना एक मिनट। 32 एग्जांपल है। मोइस, ये कौन सफाई कर रहा है घर की? कोई बुढ़िया जब तक अली ख्वाजा की तरफ शोर है। ये हरल हरल, मैं फिर आपको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी, 32 एग्जाम्पल अली हरल ने कही है। मोइज, अदीब एंड मुमताज वो पार्टनर्स थे फर्म में। अदीब की डेथ हो गई। मोइज और मुमताज ने कहा कि वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और उन्होंने कहा कि वो 10% शेयर देंगे प्रॉफिट का अदीब की विडो को। तो बताएं, अदीब विडो वुड बी डीम्ड टू बी द पार्टनर इन द फर्म। भाईजान देखें, हमने बात पढ़ ली है कि किसी भी शख्स को फर्म का पार्टनर बनने के लिए या तो उसको नॉर्मल फुल पार्टनर बनना पड़ेगा, या फिर वो जो हिस्सा, वो जो परसेंटेज मिल रही थी जब तक कि अब आपने जो कि पार्टनर की डेथ हो गई है, तो वो पैसे आपने वापस करने हैं अदीब की जो बेवा है। अगर आप पैसे वापस नहीं करते तो अदीब की बेवा के पास 2 राइट हैं। एक कि वो ये कहे कि जो हिस्सा पहले दे रहे थे वही हिस्सा आप मुझे देते रहें, जो पहले हस्बैंड को दे रहे थे वही हिस्सा मुझे देते रहें।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर बन गई। उसने कहा जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करते, जो हिस्सा प्रॉफिट का अदीब को दे रहे थे या तो वो ले सकती है, दूसरी ऑप्शन वो अपने पैसों को लोन ट्रीट कर सकती है और बजाय कि वो नफे में से हिस्सा मांगे, वो कह सकती है कि मुझे फिक्स्ड मार्कअप देते रहें, फिक्स्ड मार्कअप देते रहे। ये हमारे पास ऑप्शन है जब एक शख्स की डेथ हो गई और हम फर्म उसके भी पैसे अदा नहीं कर रही। रहा बात पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनने का, तो वो बाकी पार्टनर्स की मर्जी से पार्टनर बना जाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कोई सबूत नहीं है, आखिरी सबूत नहीं है। हमें प्रॉफिट किसी भी फर्म का पार्टनर बनने के लिए जरूरी है म्यूचुअल एजेंसी हो, आपका कहा हुआ उसको बाइंड करे, उसका कहा हुआ आपको बाइंड करे। हमने वीडियो के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर ये वजह है कि हम प्रॉफिट तकसीम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हम नहीं कह सकते कि इनके दरमियान पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स सी द आंसर, नो, विडो इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। तो फिर वही बात जो मैंने कही वो ही इसने यहाँ पे कह दी है। रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशी एविडेंस फॉर दिस पार्टनरशिप। लेकिन कहता है ये नॉन, कोई शक नहीं है कि जो शख्स नफे में शराकतदारी करता है, हमें अपरेंटली लगता है कि वो हमारा पार्टनर है, लेकिन ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। Received by the widow of deceased person and annuity does not itself is being a receiver of partner। वो तो अपने हस्बैंड की पैसों के अगेंस्ट नफा में हिस्सा ले रही है, लेकिन वो फर्म में पार्टनर नहीं है, ना वो फर्म की किसी लॉस की जिम्मेदार है। वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो नफे में हिस्सा लेके चलेगी या फिर वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिक्स रेशो लेके चलेगी। ये तो बात हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई डू होप सो आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। हरल साहब का फिर से क्वेश्चन है। सर ये आगे लिखा हुआ है इन डिटरमिनिंग अदीब की विडो इज अ पार्टनर इन द फर्म। सर ये भी थोड़ा सा पढ़ दे, ये क्या है? मैंने बेटा यही तो बात कही है कि हमें ये डिसाइड करने के लिए कि वो पार्टनर, वो जो विडो है वो पार्टनर है कि नहीं, सिर्फ हमने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही नहीं देखना, हमने म्यूचुअल एजेंसी भी देखनी है। क्या देखना है? म्यूचुअल एजेंसी भी देखनी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी होगी तो फिर वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकेगा। इसी तरह वो इसकी आखिरी लाइन पढ़ो, एंड विडो विच इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द प्रेजेंट पार्टनरशिप एंड विच इन दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके होगा सर। ये तुम्हारे पीछे मुर्गे बोल रहे हैं, तुम कहाँ बैठे हो? हरल, सर घर में बैठा हूँ। घर में मुर्गे रखी हुई हैं? यस सर। यार मैं तुम्हें चाहिए कि तुम देसी मुर्गे का सूप बना के उस्ताद मोहतरम को पिलाओ ताकि एनर्जी पैदा हो। अभी तो बहुत कुछ पड़ने वाला है। मजाक कर रहा हूँ। यस सर। चलो गुड सर है, आपको गुड पिला है, दे किसी दिन। गुड, एक्सलेंट। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? अरसलान अनवर साहब, अरसलान अनवर तुम भी जाग जाओ। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर जो माइनर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है और पार्टनरशिप एक्ट में सर जो करता है, मतलब सर इन दोनों चीजों को हम अलग अलग लेके चलेंगे ना सर? कुछ बातें सेम हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। मसलन डिफरेंट बताओ। सर डिफरेंट जब वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई माइनर, मतलब तो हम कहते हैं कि वो जब एज ऑफ मेजोरिटी पे आ जाएगा तो वो बाद में जो मतलब उसने जब वो माइनर था तब उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो फ्यूचर में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अच्छा देखो, जेनेरिकली तौर के ऊपर माइनर के लिए यही चीज है। हमने माइनर को पहले जब जेनेरिकली पढ़ा तो हमने माइनर को जेनेरिकली सारा कुछ पढ़ा। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वाइड, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर के को सप्लाईज दी हो सेक्शन 68 वाली, उसके लिए पैसे ले सकती है। माइनर जेनेरिकली पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जितना पोर्शन पार्टनरशिप का दिया हुआ है कि माइनर कैन बी एडमिटेड एज द बेनिफिट्स, और उसमें भी बताया हुआ है बिफोर अटेनमेंट, आफ्टर अटेनमेंट, वो और ये दोनों सेम है। तो माइनर की उन बातों को छोड़ दो ना जो बाकी हैं। तो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो बातें जो कि पार्टनरशिप के हिसाब से बताई हुई हैं, वो और ये वाली बातें बिल्कुल सेम है। तो माइनर की बाकी बातों को छोड़ दो, उसका कोई ताल्लुक पार्टनरशिप से है ही नहीं ना। हम तो पार्टनरशिप को देखेंगे कि माइनर के आर्टिकल में जो पार्टनरशिप की बात बताई हुई है वो बिल्कुल सेम है जो कि हमने पार्टनरशिप के अंदर माइनर को बताया हुआ है। रिलेशनशिप माइनर का पार्टनरशिप से और पार्टनरशिप का माइनर के साथ है। बाकी बातों की बातें नहीं करनी यहाँ पे। व्हाट द पॉइंट? ओके सर। जनाब, एनीबॉडी एल्स? मोर क्वेश्चंस? खवातीन? जी तौसीफ, तौसीफ, तौसीफ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। सर ये मेरा वही ना 105 एग्जांपल इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट सही है सर। इसमें ना वो 105 अब 105 तक पहुंचने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना पुत्र। हाँ जी बेटा। सर आपने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट ही चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना वो कैश की बात नहीं कर रहा कि वो कैश दे रहा है, हातिम दे रहा है कि नहीं दे रहा। कैश का क्योंकि कोई सर वो ताल्लुक नहीं है कैश का कोई बेटा, ताल्लुक नहीं कैश सर। का पे नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है तेहरान, सर। राहिल एंड जैन पार्टनर्स हैं। जैन ने तमाम पार्टनर्स की कंसेंट ले ली है और तमाम पार्टनर्स की कंसेंट लेने के बाद उसने अपने जो शेयर्स थे वो हातिम को दे दिए हैं। हातिम जो है अब बिजनेस, अब यहाँ पे देखो ये बातें दो तरीकों से आती हैं। हम ये कहते हैं कि मैं जैन था और मैंने अपने सारे शेयर जो थे वो हातिम को दे दिए। जब जैन ने बाकी पार्टनर्स को बता के अपने शेयर बेच दिए, फिर तो कोई मुजायका नहीं ना, फिर तो कोई बुराई नहीं है, फिर तो वो फुल पार्टनर है। हाँ, ठीक वो सर। पता क्या अज्यूम कर रहा है, वो ये अज्यूम कर रहा है कि जैन ने सिर्फ शेयर ट्रांसफर किए हैं एज अ सब पार्टनर। अब यहाँ पर अगर मैं आंसर और सोल्यूशन ना देखा होगा तो मैं यहाँ पर यही अज्यूम करूंगा कि जैन ने तमाम पार्टनर्स की रजामंदी से अपने आप को फर्म से अलग कर लिया है और अपने सारे शेयर्स जो है हातिम को दे दिए हैं और तमाम पार्टनर्स की मर्जी से दिए हैं। तो भाई अगर तमाम पार्टनर्स की मर्जी से किया फिर तो फुल पार्टनर बन गया ना यार। ठीक सर। जनाब और किसी का हाथ खड़ा था शायद जनाब, तो सिर्फ आपकी बात तो हो गई, अपना रेज हैंड खत्म कर लें। पहले जनाब आई थिंक सो हमने काफी डिस्कस कर लिया बेटा, इसको तैयार कीजिएगा अच्छे तरीके के साथ। इसके आखिर में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं ये आपके ऊपर छोड़ी जा रहा हूँ, इनके तमाम के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 20 के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, देख लें। कोई मसला होगा तो मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल आपके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। हमारा का ले रहा हूँ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये आज का। हमता ने भी सवाल पूछ लिया, चले हमारा। सर हाँ जी हमारा। सर वो पीछे से क्वेश्चन था चैप्टर के स्टार्ट से। बेटा मैं तो को पहले कहा है जहाँ से मर्जी पूछ लो। सर वो जो हमने पढ़े थे पार्टनरशिप के लिए सर वो मुझे टॉपिक का नाम वो सर जिसमें कहा था कि वो भी होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ शेयर भी होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए। सर वो एंड के साथ है या एक भी हो तो वो पार्टनरशिप? नहीं बेटा ये वाला टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इन सब का होना जरूरी है, इन सब का होना जरूरी है। और सर एक और पूछो पूछो। और सर अगर माइनर हो और उसने, अब वो हमने पढ़ा था कि अगर उससे कोई लॉस हो जाता है तो वो पर्सनली लायबल होगा, लेकिन अगर माइनर होते हुए उससे कोई लॉस हो जाता है फर्म का तो वो फिर भी पर्सनली लायबल रहेगा। अगर तो वो पहली तो बात यह माइनर पर्सनली तौर पर कभी भी लायबल नहीं होगा। मैंने अभी आपको माइनर के जब पढ़ाया है तो बेटा मैंने आपको इसका सवाल का जवाब दे दिया। आपको ये सवाल पूछते वक्त उस पॉइंट को आपने कंसिडर नहीं किया। अच्छा ये देखें राइट ऑफ ट्रांसफर, ये देखें ना, माइनर को हमने कहा कि माइनर के पास ही कैन नॉट बी इंजर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। अब आपका सवाल क्या है? चुप हो गई हमारा। सर अगर उससे नहीं भी लॉस हुआ फिर भी वो लायबल नहीं हो, अगर उससे लॉस सिर्फ उसी की वजह से लॉस हुआ है तो वो फिर भी लायबल नहीं होगा। अगर सिर्फ उसी की वजह से लॉस, देखो जहां तक तो बिजनेस का लॉस है उससे उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना कि पर्सनल लायबल होने का। अगर तुम कहना चाह रहे कि उसने कोई फ्रॉड किया, कोई दो नंबरी किया, माइनर को तो देखो, माइनर एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल लायबिलिटी तो है ना एक दूसरे के लिए। माइनर से लॉस कैसे हो गया? अगर वो फ्रॉड करता है फर्म के साथ तो उसको फर्म को लॉस होता है तो फिर वो लायबल होगा कि पेनल्टी भी पे करे और कंपनसेट भी करे फर्म को। इस सूरत में मैं पूछ रही थी तो कि फिर वो लायबल होगा। हमने माइनर में पढ़ा था ना कि उस पर कोई भी केस नहीं होता।
हाँ जी, आप ये, मैं आपके सवाल को समझा, आप ये कहना चाह रही हैं कि माइनर अगर फर्म में रहते हुए फ्रॉड कर ले तो फिर क्या होगा, यही कहना चाह रही हैं ना? तो पता जी नहीं सर, आपकी वो आवाज बंद हो जाती दो है। हमने आप बातें अलग अलग पढ़ी थी। एक पहले हमने माइनर में ये पढ़ा था कि वो किसी भी सर बेटा मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अपनी बात मुकम्मल करो। सर हमने दो बातें पढ़ी थी। हमने एक बात ये पढ़ी थी कि माइनर किसी भी उस पे केस नहीं हो सकता, जब हमने माइनर और मेजर वाला टॉपिक पढ़ा था पीछे चैप्टर में। अभी भी मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ, माइनर के ऊपर किसी भी किस्म की मतलब कि बैंक कोर्ट का केस नहीं हो सकता, जो कि माइनर बच्चा है। आगे चलो। और सर अगर वो हमने फिर आगे ये पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड करता है पार्टनरशिप बेटा के माइनर साथ इज तो नॉट अ पार्टनर यार। डिसेबिलिटी पढ़ो, मैंने इतनी बड़ी डिसेबिलिटी खोली हुई है। नो स्टेटस ऑफ पार्टनर, नो स्टेटस ऑफ पार्टनर लिखो।